हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम संतन कुमार है और आज के लेक्चर से हम लोग जो है ना, आज के बाद से हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे। ठीक है, पैरेलल में नेटवर्क भी चलते रहेगा, नेटवर्क का भी है, आप देखना उस पर मेरे चैनल पे ही। अब उसके बाद देखो, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी का पेपर भी आने वाला है ना। और 18 to 20% जो है ना इलेक्ट्रिकल मशीन से रहेगा क्वेश्चन, है ना। किसी भी एग्जाम में आप देखोगे ना, है ना, यूपीपीसीएल का भी आने वाला है और एसएससी जेई का भी, कहीं पे भी किसी भी जेई एग्जाम में देखोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, अब बहुत सारा एग्जाम ऐसा भी होता है ना, जैसे RSM SSB है, ठीक है, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना। हर जगह जो जेई वाला पेपर होता है ना, बहुत सारे जगह पे बीटेक वाले भी अलाउड होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसीलिए बीटेक वाले सोचो अगर अलाउड हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन अच्छा रहेगा तो उसी अच्छे लेवल से हम लोग को पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग जो है ना कोशिश करेंगे कि बहुत बेसिक से लेके बहुत अच्छे लेवल तक हम लोग पढ़ाई करें, ताकि सारा क्वेश्चन हम लोगों से सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, नोट्स लेके कॉपी लेके बैठना, उसके साथ पढ़ाई करना। ठीक है, अपने बारे में हम आपको 1 मिनट में बता दें। मेरा मैंने बीटेक NIT इलाहाबाद से किया हुआ है। NIT इलाहाबाद का नाम सुने होंगे आप लोग। फिर 1 साल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के बाद जो है ना, फिर मन नहीं लगा जॉब करने में, अपना अपना चॉइस होता है ना, तो फिर टीचिंग में हम आ गए। और इंडिया में बहुत सारे कोचिंग में एटलीस्ट 25 जो है ना 25 जगह पे हम जाके पढ़ा चुके हैं, अच्छी अच्छी सिटी में जाके पढ़ा चुके हैं हम, ऑलमोस्ट सारे कोचिंग में, 2-3 को छोड़ के। ठीक है, तो इतने साल का एक्सपीरियंस है मेरा और हेल्प होगा आप लोगों को भी, है ना। तो आप लोग पढ़ाई करना, कॉपी लेके बैठना। ठीक है, सबसे पहले देखो ट्रांसफार्मर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, आप डेफिनेशन देखिए पहले। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस विच स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज और करंट। ठीक है, वोल्टेज को या तो ज़्यादा कर देगा या कम कर देगा। ठीक है, ये है ट्रांसफार्मर। अब बात ये आती है कि हमको ज़रूरत क्यों पड़ी वोल्टेज को स्टेप अप करने की या स्टेप डाउन करने की। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे मन में जो है ना, जो हमारा जो क्वेश्चन आया, जो ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ा कि वोल्टेज को स्टेप अप करें या स्टेप डाउन करें। मतलब देख लो पहले, जैसे ऐसा होता है, ये पता है आपको कि ट्रांसफार्मर AC के लिए ही डिफाइन होता है, AC के लिए ही काम करता है। और क्यों AC के लिए ही काम करता है, DC पे क्या होगा अगर देंगे तो DC पे एक्चुअली में जल जाएगा, और कैसे जलेगा, क्या होगा, जब आगे आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज तो जस्ट स्टार्ट किए, मे भी शायद 1 मिनट हुआ होगा। देखो, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, तो अगर मान लो अगर ये इनपुट हम लगा रहे हैं, ट्रांसफार्मर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होगा ना, ये जैसे ये है ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है, जो कि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है देखने में। ठीक है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कैसा होता है देखेंगे, कंस्ट्रक्शन जब आगे देखेंगे ना तो बताएंगे हम आपको। एनालिसिस करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो इस साइड अगर वोल्टेज V in है और इस साइड अगर वोल्टेज V out है, ठीक है, या V1 V2 भी कर सकते हैं। तो अगर ये Vn है तो V out इससे ज़्यादा हो सकता है मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, ज़्यादा है ना ये V out, या फिर V out इससे कम हो सकता है मैग्नीट्यूड वाइज V in से, तो ये कम हो सकता है मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को स्टेप अप करता है, वोल्टेज को ज़्यादा करता है इस साइड, या स्टेप डाउन करता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, जिस साइड हम लोग सोर्स लगाते हैं ना, जिस साइड हम लोग सोर्स लगाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, और जिस साइड हम लोग लोड लगाते हैं या जिस साइड से हमारा सोर्स नहीं रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, अब बात ये आती है कि इस साइड सोर्स लगाया तो ये प्राइमरी हुआ, दूसरा साइड सेकेंडरी हो गया। हम लोग सोर्स उस साइड भी तो लगा सकते थे, मतलब प्राइमरी इस साइड जो है ना कोई फिक्स नहीं है, प्राइमरी उस साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर के दोनों साइड को जो है ना हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी से नहीं करते हैं डिसाइड, हम लोग लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज से करते हैं। ठीक है, वो फिक्स्ड होता है। नंबर ऑफ टर्न जिस साइड ज़्यादा रहेगा ना उस साइड का वोल्टेज ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न तो फिक्स्ड ही रहेगा। तो
इसलिए लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज से रहता है, दोनों साइड को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, दोनों साइड को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज से। इस चीज़ को याद रखना, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी यूनिवर्सल नहीं है, एक साइड का प्राइमरी, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, अगर हम लोग सोर्स इस साइड लगा देंगे तो ये प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी फिक्स्ड नहीं रहा ना, तो फिक्स्ड क्या रहता है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। ये लिख भी लेना। ठीक है, जैसे हम ये सब जो चीज़ आपको बता रहे हैं ना कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज फिक्स्ड रहता है, साइड, दोनों साइड को रिप्रेजेंट करने का क्या है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। ठीक है, हमेशा प्राइमरी सेकेंडरी फिक्स्ड नहीं है ना, ये लिख लेना आप लोग। अब यहाँ पे देखो ट्रांसफार्मर में क्या है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन तो कर रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है ना ये कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कहने का मतलब इस साइड का जितना फ्रीक्वेंसी उतना ही इस साइड का फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या, जैसे देखो जब ये जीरो हो रहा है, इनपुट जीरो हो रहा है, उसी टाइम पे आउटपुट भी जीरो हो रहा है, जब इनपुट जीरो हो रहा है उसी टाइम पे आउटपुट भी जीरो हो रहा है, तो टाइम पीरियड सेम ही रहा ना, टाइम पीरियड सेम रहा, फ्रीक्वेंसी सेम रहा। तो मतलब ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, इनपुट साइड में जितना फ्रीक्वेंसी रहेगा आउटपुट साइड में भी उतना ही फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो ये ट्रांसफार्मर का बेसिक डिफिनीशन था। करेक्ट है, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ से दे रहे हैं, यहाँ पे जो Vm sin ओमेगा टी सपोज करो लगाए, इनपुट में इलेक्ट्रिसिटी लगाए, इस ये पूरे सर्किट में मैग्नेटिज्म है, ये पूरा मैग्नेटिक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक, फिर मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया ना पूरा। तो ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। करेक्ट है, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता ट्रांसफार्मर में। ठीक है, कुछ रोटेट नहीं करता। ठीक है, अच्छा अब ये भी है, क्योंकि कुछ नहीं रोटेट करता ट्रांसफार्मर में, तो रोटेशन से जो लॉस होगा वो तो नहीं होगा ना। जैसे आप देखो डीसी मशीन में या एसी मशीन में एक रोटर होता है, रोटेट करता है, ये देखेंगे हम लोग बाद में, ट्रांसफार्मर के बाद रोटेट करता है। तो रोटेट करेगा तो रोटेशन में भी तो कुछ लॉस होगा, कुछ स्पीड रहेगा तो लॉस होगा ना। फिर उसके बाद फ्रिक्शन एंड वाइंडेज लॉस भी तो होगा ना, जैसे हवा का तो फ्रिक्शन रहेगा ना, भले बहुत कम रहेगा लेकिन रहेगा तो ज़रूर। ठीक है, तो उसके वजह से भी तो लॉस होगा, तो वो लॉस तो यहाँ पे बच गया ना ट्रांसफार्मर में। तो क्योंकि रोटेटिंग पार्ट नहीं होता तो ट्रांसफार्मर में लॉस नहीं होता, और ट्रांसफार्मर में लॉस नहीं होता, इसलिए ट्रांसफार्मर एक बहुत ही एफिशिएंट डिवाइस है, सबसे अच्छा डिवाइस। आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन या इनफैक्ट दुनिया में सबसे एफिशिएंट मशीन कौन सा है, कौन सा बोलोगे आप, ट्रांसफार्मर। क्यों, क्योंकि उसमें लॉस बहुत ही कम होता है, फ्रिक्शन एंड वाइंडेज लॉस तो ऐसे ही कम है, और बाकी जो लॉस होता है ना उसको भी हम लोग कम कर लेते हैं। कैसे, स्मार्ट तो हम लोग हैं ही, उतना कम कर लेंगे, कैसे करेंगे बताएंगे। इतना ट्रांसफार्मर का डिफिनीशन हमको लगता है कि समझ में आ गया, ये डिफिनीशन था। अब जो है ट्रांसफार्मर में आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए कंस्ट्रक्शन। करेक्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे, जैसे देखो ये तो इनपुट में हम लगाए करंट का, ये जो है ना इनपुट में लगा हुआ है, ये तार है, ये तार है। मेन तो यही सब चीज़ है ना, मेन तो ये मैग्नेटिक सर्किट ही। इनपुट में हम तार लगाए, इनपुट में तार लगाए, ठीक है, ये हो गया तार। लेकिन मेन तो ये मैग्नेटिक सर्किट, ये वाला चीज़ सब है। तो हमको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, है ना, ये कौन कौन सा मटेरियल का बना होगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये सब चीज़ हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा 1-2 नंबर का, इसलिए चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं हम, और जो हम बोल रहे हैं ना उसको लिखते भी जाना आप लोग। ठीक है, अब देखो आप कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन क्या है कि जैसे कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मतलब जो बना होता है ना, जिस मटेरियल से, जिस सीक्वेंस में, जिस मेथड से, उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या होना चाहिए कंस्ट्रक्शन, देखो ट्रांसफार्मर कैसा है, हम लोग कैसा बना रहे हैं, इस टाइप का बना रहे हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है ट्रांसफार्मर में इसको हम लोग कोर बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक कोर। अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो ट्रांसफार्मर तो आपको दिखेगा कि मतलब वो आप इसमें जो है ना, जो मशीन जो बुक में रहता है, जो रहता है जनरली, जो एनालिसिस करते हैं, इस साइड वाइंडिंग रहता है, उस साइड वाइंडिंग रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं रहता। प्रैक्टिकली क्या रहता है, सर्कुलर रहता है वाइंडिंग, जो देखते हो ना आप लोग कोयल, वो सर्कुलर रहता है वाइंडिंग। ठीक है, कैसे होता है देखेंगे आगे हम लोग, पहले अभी आप इधर देखो, आगे देखो इसमें। अब सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि मटेरियल ये किसका बना होना चाहिए,
ये जो है मटेरियल, ये मटेरियल किसका बना होना चाहिए, ये सब है ना। तो ये मटेरियल हमेशा, सिंपल सी बात है, आपको ये देखना है कि इनपुट ये इस साइड लगा रहता है, और भी है ये ऐसा कुछ, ये इनपुट है, ठीक है। इस साइड इनपुट वोल्टेज लगाते हैं, थोड़ा सा एक प्रिंसिपल आप समझो, इनपुट यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये करंट यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे करंट जा रहा है, इतना शायद आपको पता होगा। तो फिर यहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है, फ्लक्स जनरेट होगा और यही फ्लक्स इसको भी लिंक करेगा, ठीक। ये फ्लक्स ऐसा हुआ ना, जैसे देखो कैसा, एक मिनट रुकिए आप, हम आपको पहले ये बता दे रहे हैं, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन पे आएंगे, ठीक है। बेसिक देखो क्या है, ये देखिए, इस टाइप का है कुछ, ट्रांसफार्मर में देखते होंगे आप लोग, बुक में कभी ना कभी तो देखे ही होंगे, ठीक है, ऐसा है। अब इसमें क्या है, जब इनपुट वोल्टेज लगाएंगे तभी तो ट्रांसफार्मर काम करेगा ना। तो जब वोल्टेज हम लोग लगाएंगे तो करंट जाएगा, ठीक है। अब करंट ऐसा हुआ, तो जब इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो इसमें फ्लक्स भी तो बनेगा ना। फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा रहेगा, तो फ्लक्स का डायरेक्शन के लिए हम आपको बता रहे हैं, जिस डायरेक्शन में एक करंट है उस डायरेक्शन में राइट हैंड के चारों उंगली को मोड़ना आप ऐसे करके, तो इस डायरेक्शन में, तो थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, करेक्ट है, लिखना ये चीज़ लिख लीजिएगा आप लोग। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी गिवन बाय, ऐसे लिखना, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी गिवन बाय राइट हैंड रूल। एंड उसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग, कि आप हिंदी में ही लिख लीजिएगा कि चारों राइट हैंड की चारों उंगली को आप जो है ना करंट के डायरेक्शन में मूव करो, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो देगा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन, ठीक है, लिख लेना ये चीज़। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में रहेगा, तो ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से गया, यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ ऐसे आया, ठीक है। तो आपको पता होगा एक चीज़, EMF जो होता है, EMF इज इक्वल टू -N-d∅dt होता है, ये आपको पता होगा ये चीज़। और फैराडेज लॉ, इसको फैराडेज लॉ बोलते हैं हम लोग, इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ये फ्लक्स क्या है, फ्लक्स लिंकेज क्या है, ठीक है। अभी बस समझ लीजिए आप, ये अभी इसको बस आपको याद रखना है, ठीक है, अभी जस्ट बस अभी के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो जब इसमें है तो ये फ्लक्स चेंज होगा, d/dt क्या है, d∅dt कहने का, d मतलब डिफरेंस, डिफरेंस इन फ्लक्स बाय डिफरेंस इन टाइम। तो फ्लक्स में डिफरेंस होना चाहिए, मतलब फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो जब फ्लक्स यहाँ पे चेंज होगा तभी तो यहाँ पे EMF आएगा, E2 आएगा, करेक्ट है, समझ में आया। तो ये यहाँ पे E1 है, इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा ना, ये फ्लक्स चेंज होगा यहाँ पे, तो E1/E2 इक्वल टू N1/N2 होगा। ये अभी हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, बताएंगे, अभी कंस्ट्रक्शन बस बता रहे हैं हम आपको, है ना। EMF E1 E2 सबका डेरिवेशन हम लोग करेंगे मे बी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी बस आपको देखना है जितना अभी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो हमको कंस्ट्रक्शन देखना अभी, देखो अब ये यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन में। आपको पहले तो आप ये समझिए कि जो भी फ्लक्स यहाँ पे बने वो इधर ये फ्लक्स इसको लिंक करना चाहिए, ठीक है, इसको लिंक करेगा तभी तो इसमें E2 आएगा, तभी तो सेकेंडरी साइड वोल्टेज आएगा, तभी तो मतलब इससे कम वोल्टेज आएगा या फिर इससे ज़्यादा। जब यहाँ पे वोल्टेज आएगा तभी तो आप बोलोगे ना कि इससे मतलब इनपुट साइड से कम है या ज़्यादा है। और फ्लक्स कैसे आएगा, मतलब ये EMF E2 कैसे आएगा, जब यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स कैसे चेंज आएगा, जब फ्लक्स होगा। और फ्लक्स कैसे होगा, जब यहाँ से ये भेजेगा, करेक्ट है। तो ये फ्लक्स ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ फ्लक्स ऐसे यहाँ पे लीक भी कर जाता है, ठीक है, कुछ फ्लक्स यहाँ पे लीक भी कर जाता है, ठीक है। लीक मतलब क्या, जो खाली एक ही वाइंडिंग को यहाँ पे करे, एक ही वाइंडिंग में रहे और दूसरे में यहाँ पे जाए ही ना, वही तो लीकेज है ना, ठीक है। इतना बेसिक था, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं आगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में। इतना अभी देखिए, इसको सबको डिटेल में देखेंगे। जैसे लीकेज है तो लीकेज इंडक्टेंस क्यों है, लीकेज फ्लक्स क्या है, ये सब डिटेल में देखेंगे हम लोग, ठीक है। जो इक्विवेलेंट डायग्राम देखते हैं, जैसे इक्विवेलेंट डायग्राम हम आपको बताएं तो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट डायग्राम आपको पता है कि कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे होता है, एक एक चीज़ हम लोग देखना है हम लोग को, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब कुछ देखना है डिटेल में। ये डबल लाइन क्या बताता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। बस अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपको ये समझ के रखना है कि ये सब चीज़ होता है, ठीक है। ये फ्लक्स है, फ्लक्स चेंज होगा तो E2 रहेगा और ये सब चीज़, ठीक है।
अब कंस्ट्रक्शन पे देखो, कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ये ट्रांसफार्मर कोर। देखो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे कि ये जो मटेरियल होना चाहिए, ये मटेरियल ऐसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन आप लोग लिखिएगा, ये मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि ये मैग्नेटाइज आराम से हो जाए, है कि नहीं, ये मटेरियल आराम से मैग्नेटाइज हो जाए। आराम से मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या होता है कि आप जरा सा भी करंट देंगे ना तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक, ये मैग्नेट बन जाए, है कि नहीं। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है ना। मैग्नेटिक मटेरियल का आपसे डिफिनीशन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, कोई भी मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो सके, ठीक है, कोई मटेरियल जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सके, वही मैग्नेटिक मटेरियल है ना। तो जैसे कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज हो सके, कहने का मतलब अगर करंट देते हैं ना आप लोग, एक सेकेंड, अगर करंट देते हैं कहीं पे, अगर करंट देते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को वैसा मटेरियल यूज़ करना है जो आराम से मैग्नेटाइज हो जाए, ठीक है, आराम से मैग्नेटाइज भी हो जाए और मैग्नेटिक फ्लक्स को पास भी करे, करेक्ट है। तो इसीलिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे यहाँ पे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या, मैग्नेटिक मटेरियल का अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट में लिखिएगा, अलग से हम एक लेक्चर ले लेंगे मैग्नेटिक मटेरियल का, या फिर ऐसे भी हम ले ही लेंगे, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो होता है ना परमिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसका सस्केप्टिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, 1 से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कहने का ये मतलब होता है कि जैसे परमिबिलिटी का मतलब, जैसे इसमें कौन सा मटेरियल का यूज़ करेंगे हम लोग, कोर कौन सा होना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक, क्यों आपसे पूछेगा ये। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ हमको यहाँ पे इसलिए करना है क्योंकि ये आराम से मैग्नेटाइज हो सके ये मटेरियल, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को तो पास करना है, तो मैग्नेटाइज होगा तभी तो फ्लक्स को पास कर सकता है ना। तो इसका मतलब इसका जो है ना आराम से मैग्नेटाइज हो जाए, इसका मतलब उसका सस्केप्टिबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। सस्केप्टिबिलिटी XM ज़्यादा होने का मतलब क्या, वो आराम से मैग्नेटाइज हो जाएगा, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। और परमिबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या, कि फ्लक्स को ये लीक नहीं करने देगा। परमिबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब फ्लक्स को लीक नहीं करने देगा। दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो। परमिबिलिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या रहा, परमिबिलिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि वो जो है ना फ्लक्स को लीक नहीं होने देगा, लीक नहीं होने देगा, कम से कम बहुत ही कम लीक होगा, ठीक है, बहुत ही कम लीक होगा, ठीक है। ये हो गया परमिबिलिटी का प्रैक्टिकल मतलब, दिस इज परमिबिलिटी म्यू, है ना। फिर उसके बाद सस्केप्टिबिलिटी, सस्केप्टिबिलिटी का प्रैक्टिकल मतलब क्या, आप लोगों से पूछता है ये सब चीज़ बहुत डिटेल में, आप कोई भी लेक्चर देख लो इतना डिटेल में नहीं होगा, ठीक है, फैंसी में भी उतना ना हो हमारा लेक्चर, लेकिन हमको लगता है कि पूरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस है यार हमको, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो परमिबिलिटी है और सस्केप्टिबिलिटी का मतलब क्या है, सस्केप्टिबिलिटी ज़्यादा रहने से क्या होगा, सस्केप्टिबिलिटी ज़्यादा रहने से ये होता है कि आप ज़रा सा भी करंट दोगे ना तो मैग्नेटाइज हो जाएगा पूरा, अच्छी बात है ना ये, ठीक है। तो ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हम लोग इसका कौन सा यूज़ करें, ठीक है, इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कौन सा यूज़ करें, इसको मिटा दें हम, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, हम मिटा दे रहे हैं, इसी बोर्ड पे लिखना है ना, इसको मिटा के इसको थोड़ा ध्यान में, आप डायग्राम तो बना ही चुके होंगे। तो ये जो मटेरियल का यूज़ करते हैं दैट शुड बी फेरोमैग्नेटिक, हैविंग परमिबिलिटी शुड बी वेरी हाई, सो दैट मोस्ट ऑफ द फ्लक्स जो है ना आपका इसी में रहे, मटेरियल में ही रहे, लीक ना करे। सस्केप्टिबिलिटी भी ज़्यादा होना चाहिए, ये समझ में आ गया फेरोमैग्नेटिक। अब उसके बाद यहाँ पे देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी हम कौन सा यूज़ करें, फेरोमैग्नेटिक तो बहुत सारा होता है ना, फेरोमैग्नेटिक में भी कौन सा यूज़ करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में ही अभी हम लोग देख रहे हैं। तो फेरोमैग्नेटिक में ही मटेरियल का यूज़ करते हैं हम लोग सिलिकॉन स्टील, ठीक है, सिलिकॉन स्टील। क्यों सिलिकॉन स्टील का यूज़ क्यों करते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक है, आराम से मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसमें सस्केप्टिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहेगा और लीकेज फ्लक्स भी इसमें कम रहेगा, ठीक है, इतना जानते हो अभी तक। और हम बता रहे हैं इसका रीज़न, और भी बता रहे हैं सिलिकॉन स्टील ही क्यों यूज़ करते हैं इसका। देखो ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर में 2 लॉस होता है, ठीक है, एक होता है कोर में, ट्रांसफॉर्मर जो अभी कोर पर है ना, ये वाला चीज़ है ना, इसमें 2 टाइप का लॉस होता है।
कम ही लॉस होता है लेकिन होता है। एक होता है इसमें हिस्टैरिसीस लॉस, कोर में होता है ना, कोर में 2 टाइप, किसी भी मशीन में, किसी भी मशीन की बात कर रहे हैं हम, कोर में 2 टाइप का लॉस होगा, ठीक है। कौन कौन सा? एक होगा हिस्टैरिसीस लॉस, दूसरा होगा एडी करंट लॉस, ठीक है। अब ये सब क्या है, इसके बारे में जब अलग से बताएंगे ना, हिस्टैरिसीस लॉस, कोर लॉस, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी, उस टाइम में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अभी मान के चलते कि थोड़ा बहुत आइडिया है आपको, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप याद रखिए जो अभी हम बता रहे हैं, ये काम आएगा बाद में, जब पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील यूज़ करने का क्या रीज़न है वो हम बता रहे हैं। देखो, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, पीएच इज H for hysteresis is directly proportional to Bm to the power x, है ना। Bm मैग्नेटिक फील्ड है, टू द पावर x। तो जो सिलिकॉन स्टील है उसका x बहुत ही कम होता है, 1.6 1.7 के आसपास, ठीक है। किसी किसी बुक में 1.5 भी है। तो x का वैल्यू बहुत कम होता है, ठीक है। तो जब x का वैल्यू कम है तो हिस्टैरिसीस लॉस कम है, ठीक है। तो सिलिकॉन स्टील का यूज़ करने से ये फायदा है, करेक्ट है। तो ये समझ में आ गया, सिलिकॉन स्टील का यूज़ करने से हिस्टैरिसीस लॉस भी तो कम हो रहा है ना। एक चीज़ ध्यान में रखना, सारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका हिस्टैरिसीस लॉस उसमें कम होता है, ठीक है। इसलिए मोस्ट ऑफ द मशीन में हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं, करेक्ट है। अब एक्स का मैं फेरो ये है। अब एक चीज़ हम तुमको बताएं, सिलिकॉन स्टील ऐसा हो गया, लेकिन फिर भी सिलिकॉन स्टील ऐसा नहीं कि बस सिलिकॉन स्टील लगा दिए, हम लोग एक अलग टाइप का सिलिकॉन स्टील लगाते हैं, ठीक है। कौन सा रहता है सिलिकॉन स्टील, जिसको हम लोग बोलते हैं CRGO, ठीक है। CRGO का नाम सुने होंगे आप लोग। CRGO मतलब क्या होता है, ये लिख लेना यहाँ पे, ए स्पेशल टाइप ऑफ सिलिकॉन स्टील मटेरियल इज यूज्ड, लिखना आप लोग, स्पेशल टाइप ऑफ सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड नोन एज CRGO, ठीक है। ए स्पेशल टाइप ऑफ सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड नोन एज CRGO। CRGO का फुल फॉर्म क्या होता है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। CRGO इज कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा आप, जो सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं उसमें स्पेशल टाइप का रहता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। हम ये किसकी बात कर रहे हैं? तो ये सब जो मटेरियल बना होगा उसकी बात कर रहे हैं हम, ये सब जो मटेरियल बना है उसकी बात कर रहे हैं। वो क्या होना चाहिए? ग्रेन ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रेन ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? तो ओरिएंटेड का मतलब ये होता है, देखो एक मिनट, ओरिएंटेड का मतलब ऐसा होता है ये कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में रहे ना। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो ओरिएंटेड कहने का मतलब, ग्रेन ओरिएंटेड मतलब फ्लक्स इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहे। ऐसा हम लोग मटेरियल को बनाते हैं कि फ्लक्स इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहे, ऐसा नहीं कि इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ओरिएंटेशन का यूज़ करते हैं, समझ गया। CRGO मटेरियल का यूज़ करने का रीज़न, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ये सिलिकॉन स्टील ही है, अलग टाइप का, मतलब अलग टाइप का इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अलग टाइप से इसको हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। सिलिकॉन स्टील ही है, समझ में आ गया ये CRGO, है ना। अब इसके बाद चलो हिस्टैरिसीस लॉस तो ऐसे ही कम हो गया इसमें, ठीक है। अब अगर हम लोग चाहें, मतलब जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जो है समझ गए क्या क्या यूज़ करते हैं? CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, करेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, हिस्टैरिसीस लॉस हो गया। अब एडी करंट लॉस भी होता है। एडी करंट लॉस क्या है? तो एडी करंट लॉस आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, मतलब 1/रेसिस्टिविटी है ये चीज़ हम बताएंगे आपको बाद में, ठीक है। एडी करंट लॉस जो है ना, PE है ये, एडी करंट लॉस ऐसा है, ये चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे, ऑलरेडी बता चुके हैं। हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जब एफिशिएंसी पढ़ेंगे। अब देखो, ऑब्वियसली अगर मान लो इसमें रेसिस्टिविटी ज़्यादा करो तो एडी करंट लॉस कम होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे ये है कि अगर सिलिकॉन आप यूज़ करते हैं, सिलिकॉन यूज़ करने से रेसिस्टिविटी बढ़ता है, ये याद रखना। ये सब थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ है। जब स्टील में सिलिकॉन का कंटेंट आप ज़्यादा करेंगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, करेक्ट।
अब यहाँ पे जब सिलिकॉन ज़्यादा करेंगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, तो आप तो ये चाहोगे ना कि सिलिकॉन का वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दें। सिलिकॉन रखने से रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, तो आप ये चाहेंगे कि सिलिकॉन का वैल्यू बहुत ज़्यादा रख दें। तो जब सिलिकॉन का वैल्यू बहुत ज़्यादा रख दोगे ना तो एक प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इफ़ सिलिकॉन इज एडेड, ये लिखना आप लोग, मोर देन 3 to 4%, मान लो 3%, द मटेरियल बिकम्स ब्रिटल, ठीक है। अगर सिलिकॉन का वैल्यू 3% से ज़्यादा रखेंगे ना तो ब्रिटल मतलब क्या होता है? ब्रिटल मतलब होता है टूट जाना। जैसे अगर मान लो ये मटेरियल अगर ब्रिटल होता है ना, ज़रा सा जोर से अगर मारते तो टूट जाता है, टूट के गिर जाता है, ठीक है। ये होता है ब्रिटलनेस। तो अगर सिलिकॉन ज़्यादा रखोगे तो इतना नाजुक हो जाएगा ना कि टूट ही जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए सिलिकॉन का वैल्यू तो 3% से ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब एडी करंट लॉस कम कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एडी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट ही है, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। लॉस में भी डिस्कस करेंगे हम ये, ठीक है। तो जब ये ऐसा है कि ऐसे हम तो कर नहीं सकते, अब सिलिकॉन ज़्यादा यूज़ करेंगे टूट ही जाएगा, नाजुक हो जाएगा वो। तो अब कैसे करें हम लोग, लॉस कैसे कम करें, एडी करंट लॉस कैसे कम करें, ठीक है। तो वो हम आपको बता रहे हैं। देखो ये कि एडी मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए एडी करंट मतलब क्या होता है। एडी मतलब क्या होता है? एडी करंट लॉस, एडी करंट मतलब ये क्या होता है? जैसे एडी मतलब पता है क्या होता है? एडी मतलब होता है चक्रवात, जो जानते हो ना आप लोग, चक्रवात। जैसे लू होता है ना, गोल 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 घूमते रहता है, या समुद्र में या कहीं पे बाढ़ वाढ़ आता है ना, देखते हैं पानी गोल गोल ऐसे घूमता है, उसी को हम लोग एडी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है, जैसे आप देखो ये मटेरियल, देखो आप ये मटेरियल आप लोग देखे थे, कोर मटेरियल ऐसा था। अब हम लोग जो फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो रहा था, ठीक है, ये तो फ्लक्स हमेशा चेंज ही हो रहा था ना, तभी यहाँ पे सेकेंडरी साइड में ईएमएफ आता। तो जब ये फ्लक्स चेंज हो रहा था तो इस मटेरियल में भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जब इस मटेरियल में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मटेरियल में भी तो ईएमएफ आएगा, इस मटेरियल में भी तो ईएमएफ आएगा। ये मटेरियल यहाँ वाला ये है ना, इस मटेरियल में भी तो ईएमएफ आएगा, और जब इस मटेरियल में ईएमएफ आएगा तो इसमें भी करंट आएगा, ठीक है, ऐसा करंट आएगा ये। तो ये देख रहे हो ना, एक गोल 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 करंट घूमने लगेगा इसमें भी, जैसे लू चलता है, जैसे पानी वानी जो होता है ना, जब आप देखे होंगे जब बाढ़ वाढ़ आता है ना तो कहीं एक जगह पे पानी बहुत ऐसे जल्दी जल्दी जाता है अंदर, ठीक है, गोल गोल, तो उसी टाइप का होगा ये। तो चक्रवात है ये, इसी को एडी बोलते हैं। अब यहाँ पे है, ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे है कि ये लेंथ अगर अभी देखो ये लेंथ बहुत ज़्यादा पूरे सर्किल में घूमेगा ये ऐसे करके, तो लेंथ ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है। R इक्वल टू कितना होता है? रो L बाय A होता है, पता है आपको। तो जब L ज़्यादा है तो R ज़्यादा है, और R ज़्यादा है तो एडी करंट लॉस क्या? I स्क्वायर इंटू R। तो R ज़्यादा है तो एडी करंट लॉस ज़्यादा है ना, समझ गए। R ज़्यादा होने का मतलब एडी करंट लॉस ज़्यादा, मतलब इस केस में अगर कुछ ना करें, ऐसे ही छोड़ दें, तो इसमें एडी करंट लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। और सिलिकॉन स्टील तो यूज़ कर नहीं सकते, सिलिकॉन का तो वैल्यू ज़्यादा रहना नहीं चाहिए 3% से ज़्यादा, क्योंकि अगर 3% से ज़्यादा रहेगा तो वो ऐसे ही टूट जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एडी करंट लॉस कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? लेमिनेशन करते हैं, ठीक है। लेमिनेशन करने से क्या होता है, जो पाथ अभी देखे ना करंट का, बहुत पूरे सर्किल में घूम रहा था, वो थोड़ा कम हो जाता है, लेंथ कम हो जाता है। कैसे? देखिए आप, देखिए हम लोग लेमिनेशन करते हैं, ये हुआ इस टाइप का, ये लेमिनेशन है, ठीक है, लेमिनेशन है। अब जो ट्रांसफार्मर देखे होंगे ना, बचपन में कभी देखे हो ट्रांसफार्मर, पतले जो होता है ना ट्रांसफार्मर का कोर, वो पतले पतले पत्ती का होता है, ठीक है, पत्ती का होता है। ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है ना, पतला 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 पत्ती का होगा, ठीक है। वो जो दो पत्ती के बीच में होता है वही लेमिनेशन है, कोर उसी टाइप का होता है, ठीक है। तो हम ये ऐसे बना लिया। अब देखो लेमिनेशन है तो इंसुलेटर है ना, ये यहाँ से यहाँ करंट तो पास कर नहीं सकता, तो करंट का पाथ ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। तो क्योंकि लेंथ अब तो कम हो गया ना, प्रीवियस केस में देखिए लेंथ कितना था, अब इसमें लेंथ कम हो गया तो रेसिस्टेंस इसमें कम हो गया, R इक्वल टू रो L बाय A, तो I स्क्वायर R यहाँ पे कम हो गया। तो लेमिनेशन का यूज करते हैं हम लोग किसके लिए? लेमिनेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, ठीक है। एडी करंट लॉस इसमें क्या होगा? इसमें एडी करंट लॉस इस केस में कम हो जाएगा, ठीक है।
तो लेमिनेशन का यूज़, अब लेमिनेशन का यूज़ करते हैं हम लोग एडी करंट लॉस। लेमिनेशन का नाम सुने, एक दो लेमिनेशन का नाम बता सकते हो आप लोग? ठीक है, हम बता दे रहे हैं। जैसे लेमिनेशन में एक है चाइना क्ले, चाइना क्ले, ठीक है, जापान वार्निश, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, ये 2-3 नाम है, इसको याद रखना आप लोग, है ना। चाइना क्ले हुआ, जापान वार्निश हुआ, इम्प्रेग्नेटेड पेपर हुआ। छोटे में छोटा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम लोग इम्प्रेग्नेटेड पेपर का यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ये सब थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है, हम आपको पूरा बोल रहे हैं ना, हम आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इतना समझ में आ गया? ये था इस मटेरियल का जो है ना कुछ प्रॉपर्टी, सिलिकॉन में स्टील का यूज़ क्यों करते हैं और ऐसा चीज़, ये सब चीज़, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब रुकिए, आपको हम बता रहे हैं आगे कि 1 मिनट रुक जाओ, देखने दो वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो, अब ट्रांसफार्मर तो इतना तो समझ में आ गया। अब ट्रांसफार्मर 2 टाइप से होता है, जो कंस्ट्रक्शन वाइज देखें तो ट्रांसफार्मर 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर, अभी ईएमएफ इक्वेशन सब कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। बस ट्रांसफार्मर का टाइप, ट्रांसफार्मर का मटेरियल किस किस चीज़ का बना होता है, वो सब चीज़ देख रहे हैं, जो कि पूछता है क्वेश्चन आप लोगों से, ठीक है। 2 टाइप का होता है, एक होता है कोर टाइप और दूसरा होता है शेल टाइप, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को देखना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। इसके बारे में देखिए आप, कोर टाइप एंड शेल टाइप। देखिए आप, कोर टाइप क्या है, देखो क्या है। आप इस टाइप का जो है, देखो सबसे पहले तो आपको हम बता रहे हैं जो मटेरियल कोर टाइप का होता है वो कैसा होता है, प्रैक्टिकली हम पहले बता रहे हैं, फिर हम आपको ऐसे बता रहे हैं। जैसे इस टाइप का होता है, ये है कोर, इसके बाद इंसुलेशन होता है, ये प्रैक्टिकली बता रहे हैं छोटे, और ये छोटा जो ट्रांसफार्मर है उसकी बात कर रहे हैं, ये है इंसुलेटर। फिर उसके बाद लो वोल्टेज वाइंडिंग LV, फिर इंसुलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हाई वोल्टेज, इस टाइप का रहता है। ये छोटा ट्रांसफार्मर, छोटे साइज का जो होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। कोर टाइप, फिर इंसुलेशन, फिर लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज। मे भी आपको ना देखे डायग्राम में छोटा होगा तो लिख लेना, बोल भी तो रहे हैं। ये है कोर, फिर उसके बाद इंसुलेशन, फिर उसके बाद लो वोल्टेज, फिर इंसुलेशन, फिर हाई वोल्टेज। ये छोटे ट्रांसफार्मर में होता है, रेक्टेंगुलर कोर। अब लेकिन अगर मान लो बड़े ट्रांसफार्मर में देखेंगे ना, जो प्रैक्टिकली पावर ट्रांसफार्मर सब होता है, अब देखेंगे वो सब चीज़, तो वो सर्कुलर होता है। जब आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे ना ट्रांसफार्मर देखना, तो ये जो दोनों वाइंडिंग होता है ना, लो वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर में देखते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो वो सर्कुलर होता है, ठीक है। पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले ऐसा नहीं कि वाइंडिंग कोर पे लपेटते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, पहले वाइंडिंग डिजाइन करते हैं, पहले लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, फिर उसके बीच में कोर को हम लोग डालते हैं। समझ रहे हैं ये चीज़? तो ऐसा होता है। अब देखिए कोर टाइप का ये तो हो गया, जस्ट प्रैक्टिकली हम आपको बताए हैं, इतना डिटेल में भी नहीं जाने का। देखो ये कोर टाइप क्या है। कोर टाइप ऐसा जो मटेरियल अभी तक जो भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो कोर टाइप का ही था। ये सब ये जो है ना कोर टाइप का ही, हम आपको बताया ना कि ये सब बस एनालिसिस के लिए ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें देखिए आप, सबसे पहला चीज़ क्या है कि कंडक्टर, जो ये सब कंडक्टर है, सराउंड्स द कोर, मतलब कोर को कंडक्टर घेरे हुआ है। जैसे ये कोर है, इसको कंडक्टर घेरे हुआ है कि नहीं, देखे हैं ना अभी आप, कोर को कंडक्टर घेरे हुआ है ना। जब कोर को कंडक्टर घेरे हुआ है तो ऑब्वियसली जैसे कोर के ऊपर कंडक्टर है, तो इसका मतलब जो है ना, इसका लेंथ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो लेंथ तो इसका बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा, तो कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज़्यादा, कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज़्यादा, तो लॉस को अगर हमको कम करना है तो ऑब्वियसली करंट का वैल्यू कम होना चाहिए, ठीक है। आर अगर ज़्यादा है, आई स्क्वायर इंटू आर लॉस होता है ना, मतलब आई स्क्वायर इंटू आर लॉस, अगर आर ज़्यादा है तो आई का वैल्यू कम होना चाहिए, तभी तो लॉस कम होगा, तो आई का वैल्यू कम होना चाहिए। कहने का मतलब दिस ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर लो करंट। आया समझ में? कोर टाइप का यूज कहाँ करेंगे? लो करंट के लिए। सिमिलरली
इसमें इंसुलेशन का वैल्यू कम होता है, इंसुलेशन कम। तो इंसुलेशन जब कम होता है इसमें, तो जब इसमें इंसुलेशन कम होता है ना, तो इसका मतलब क्या है, इंसुलेशन कम होने का मतलब ऐसा है इसमें कि इंसुलेशन आप बढ़ा भी सकते हो, है कि नहीं। देखो एक्चुअली में कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ये है, ये लो वोल्टेज और ये फिर हाई वोल्टेज, ऐसा रहता है, ये लो वोल्टेज और फिर हाई वोल्टेज। हम आपको बताया ना कि कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर जैसे है, जैसे ऐसा है, कोर टाइप कुछ इस टाइप का है, ठीक है, ये लो और ये फिर हाई वोल्टेज, इस टाइप का है, ये लो वोल्टेज और ये फिर हाई वोल्टेज, और इन दोनों के बीच में, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये सब कोर है। ये प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं आपको, है ना। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो एनालिसिस कैसे कर पाओगे, इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये कि इसमें होता है लो वोल्टेज अंदर की तरफ रहेगा, हाई वोल्टेज बाहर की तरफ रहेगा, और हमेशा, और कोर अंदर में है, ठीक है, ये कोर है। और हमेशा इंसुलेशन जो डिफाइन होता है ना, हमेशा इंसुलेशन जो डिफाइन होता है वो किस पे डिफाइन होता है, वोल्टेज से। तो क्योंकि इंसुलेशन कम है तो वोल्टेज का वैल्यू तो आप ज़्यादा, इंसुलेशन मतलब जैसे कहने का ये है, एक मिनट, अगर कहने का मतलब ये है कि इंसुलेशन अगर कम है, ठीक है, तो इंसुलेशन आप बढ़ा भी तो सकते हो, ठीक, समझ रहे हो मेरी बात, स्कोप है आपके पास इंसुलेशन बढ़ाने की, ठीक है। तो जब इंसुलेशन बढ़ा सकते हो तो इसका मतलब वोल्टेज भी बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। तो दिस ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एंड लो करंट, याद रखना इस चीज़ को। कोर टैप का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हाई वोल्टेज की ज़रूरत हो और लो करंट की ज़रूरत हो, ठीक है। जहाँ हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए जो किस टैप का यूज़ करेंगे हम लोग, कोर टैप का, ठीक है। अब इसमें जो लो वोल्टेज है, ये आप देखिए एक बार डायग्राम फिर से आप देख लो इसको, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये वाला चीज़, ठीक है। इसमें लो वोल्टेज अंदर की तरफ सर्कुलर रहता है और हाई वोल्टेज बाहर की तरफ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप, और मतलब हमको लगता है इतना समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो है ना, आप ट्रांसफार्मर का ऐसा देखिए, सपोज करिए ये कोर है, ठीक है, दिस इज लो वोल्टेज एंड दिस इज हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज को अंदर ही क्यों रखते हैं, हाई वोल्टेज को बाहर ही क्यों रखते हैं, ठीक है। लो वोल्टेज को अंदर क्यों रखते हैं, हाई वोल्टेज को बाहर क्यों रखते हैं, तो इसका एक तो रीज़न है कि इंसुलेशन कम होगा, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न है कि अगर देखो यहाँ पे, अगर मान लो टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर है, वही है कोर टैप में ही हम आगे बता रहे हैं, वो ऐसा होता है जैसे लो वोल्टेज है, ठीक है, और ये हाई वोल्टेज है। इसमें अगर ऐसा है टैप चेंजिंग, अगर हाई वोल्टेज बाहर की डायरेक्शन में है, अगर हाई वोल्टेज बाहर की डायरेक्शन में है, तो हम लोग आउटपुट भी तो ज़्यादा निकाल सकते हैं ना, जितना ज़रूरत होगा उतना निकाल लो आप, ठीक है। तो ये ज़्यादा कब निकाल सकते हैं, जब ज़्यादा वोल्टेज मिले, हमको ज़्यादा स्कोप रहेगा ना, तो इसलिए हाई वोल्टेज को बाहर में रखते हैं, एक रीज़न ये भी हो गया। दूसरा रीज़न ये है, अगर ऐसा है तो इसमें लिंकेज तो बहुत ज़्यादा है ना, इसमें लीक तो नहीं रहेगा, एक के बाहर दूसरा है तो लीक तो नहीं रहेगा ना, ये मतलब ऐसा होगा, ये पहला इसके ऊपर, तो इसमें मैक्सिमम लिंकेज है ना, K = 1 होगा ना, जो कि मैग्नेटिक कपलिंग आप पढ़ेंगे बाद में, इसमें मैक्सिमम लिंकेज होगा ना, तो इसलिए ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है। तो कोर टाइप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। शेल टाइप अब है, ठीक है। डिफरेंस इन कोर टाइप एंड शेल टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हाई वोल्टेज पे जनरली कोर टाइप, मतलब हाई वोल्टेज पे क्या मतलब जो है ना, हमेशा आप याद रखिएगा, मोस्टली इंडिया में कोर टाइप का यूज़ होता है क्योंकि ईजी टू मेंटेनेंस है। अब है शेल टाइप, ठीक है, जो कि एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। शेल टाइप में बेसिकली देखो, अभी तो शायद इतना लंबा वीडियो नहीं बन सकता, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं। शेल टाइप, शेल टाइप ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, ठीक है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर कुछ इस टाइप का होता है, ये कोर है, ये ऐसा, ठीक है, ये वाइंडिंग यहाँ पे ऐसे रहता है, ठीक है। हम ये ऐसे नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक्चुअली में अगर देखो तो ऐसा होता है, एक्चुअली में अगर आप देखिएगा तो ये इस टाइप का होता है, LV HV HV LV, या आधा रहता है, ठीक है, ऐसा। लेकिन इसमें आपको इतना नहीं जाना डिटेल में, ठीक है, ऐसा नहीं जाना, ये LV HV HV LV ऐसा रहता है, ठीक है, लेकिन उतना नहीं जाना, आप ऐसे समझ लो।
इसमें आप देखिए पहला चीज़ क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये समझना कि ये कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। शायद वीडियो बंद होने वाला है, ठीक है, अगर हो जाएगा तो हम नेक्स्ट में बता देंगे आपको, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। 1 मिनट। ठीक है, चलो इसको शेल टाइप को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इतना लंबा वीडियो यहाँ पे नहीं बन सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग मिलते हैं। ओके।